जुनून रूही के रूम में बैठी उसे बातें कर रही थी। तभी रूही परेशान होकर बोली, तो तू अब क्या करेगी? तू उस कॉन्ट्रैक्ट को चाहकर भी नहीं तोड़ सकती और न ही उतने सारे पैसे दे सकती हो। जुनून सैड फेस बनाकर बोली, मैं क्या करूं? उस जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट को मानना ही पड़ेगा और मेरे पास और कोई जॉब का ऑप्शन भी तो नहीं है। रूही अफसोस जाते हुए जुनून के कंधे पर हाथ रखकर बोली, सॉरी यार, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। हाँ, मुझे पता है तू कुछ नहीं कर सकती, तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, जुनून बोली। जुनून बात बदलते हुए आगे बोली, मेरी छोड़ तू, अपनी बता, तुमने उस एयरपोर्ट वाले लड़के को क्या जवाब दिया? रूही गुस्से में बोली, उसने इतने अचानक पूछ लिया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उसे क्या जवाब दूं। उसे बिना कोई जवाब दिया वहां से चली गई। तभी उसी वक्त रूम में आधी उम्र की महिला आते हुए बोली, सुनो जुनून बेटा, तुम रूही को कुछ समझाती क्यों नहीं हो कि वो भी कोई जॉब ढूंढ ले? बस ये निकम्मों की तरह इधर उधर घूमती रहती है। रूही चिढ़ते हुए बोली, मॉम, अपने बेटी के बारे में कोई ऐसे बोलता है क्या? रूही की मॉम सुशीला, जो अभी भी थोड़ी जवान देखती है और जुनून को अपनी बेटी जैसी मानती है। सुशीला रूही की बात सुनकर रूम से बाहर जाते हुए बोली, मुझे तो लगता ही नहीं है कि तू मेरी बेटी है, और हाँ, अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो तुम दोनों बाहर डिनर करने के लिए आ जाओ। रूही सुशीला के बातों पर मुंह बना लेती है और कहती है, ठीक है, हम डिनर करने के लिए आ जाएंगे। उसी पल रूही कुछ याद आया और जल्दी से अपने ड्रॉवर में से 2 एंट्री पास निकलते हुए बोली, देखो, मेरे पास क्या है, डांस टुनाइट होटल की एंट्री पास, जो 2 हफ्ते बाद इस होटल में एक शानदार पार्टी होने वाली है और हम इस पार्टी में पार्टी करने जाएंगे। जुनून खुश होकर बोली, क्या हम मुंबई की सबसे बड़े पार्टी में जाने वाले हैं? और इस पार्टी में तो यंग रिच लड़की लड़के और मॉडल्स ही जाते हैं। जुनून इतना बोते हुए रूही को शक की निगाहों से देखते हुए बोली, और ये तेरे पास कैसे? तू तो इतनी अमीर तो नहीं है कि तू इस एंट्री पास को खरीद पाए, तो ये आया कहाँ से? रूही इधर उधर देखते हुए स्माइल करके बोली, मेरे किसी दोस्त ने दिया है और तू उसे अच्छे से जानती है। जुनून रूही को देखते हुए बोलो, अच्छा वो? रूही अपना स्माइल करते हुए अपना सिर हाँ में हिला दी। सुबह रूही का घर। जुनून रात में रूही के घर ही रुकी थी, क्योंकि रूही के मॉम ने जबरदस्ती जुनून को अपने घर जीने से रोक ली थी। वही जुनून ऑफिस जाने के रेडी हो गई थी। उसने व्हाइट कलर की टॉप और स्काई ब्लू की जीन्स पहनी हुई थी, जिनमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी जुनून का फोन रिंग होने लगा। जुनून अपनी फोन की स्क्रीन को देखी, जिस पर सीओ फ्लैश हो रहा था। जुनून कॉल पिक करके कुछ बोलने ही वाली थी कि दूसरी साइड से आवाज आई, तुम 10 मिनट्स में ऑफिस पहुंचो, वरना तुम समझ सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। हसरत की बात सुनकर हड़बड़ा गई और दौड़ते हुए ऑफिस के लिए निकल गई। जुनून कंपनी के कुछ ही दूरी पर थी कि उसी पल उसके सामने एक ब्लू कार आकर रुकी। जुनून अचानक आई कार को देखकर चौंक गई और कुछ कदम पीछे ले ली। तभी उस कार की विंडो खुली, उसमें हसरत था। हसरत सख्त आवाज में कहा, कार में बैठो। वही एक ब्लू कार किसी लग्जरियस विला के सामने कुछ दूरी पर खड़ी थी। वो कार हसरत की थी। वहीं जुनून कार के ड्राइविंग सीट पर बैठी उस विला के अंदर देख रही थी, जहां विला के ग्राउंड में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स अपने हाथ में गन लिए विला को घेरे थे। तभी जुनून डरते हुए बोली, सर, आपको जाना है तो आप जाइए, पर मैं नहीं जाऊंगी, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। वहीं हसरत पैसेंजर सीट पर बैठा था। जुनून की बात सुनते ही एकदम से उसने अपने कमर से गन निकलते ही जुनून के कनपट्टी पर पॉइंट कर दिया और कोल्ड वॉइस में कहा, अगर तुम नहीं गई तो उन लोगों के मारने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। जुनून अपने ऊपर गन पॉइंट देखकर डरते हुए बोली, हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ, पर आप मेरी हर बातों पर गन क्यों पॉइंट कर देते हैं? जुनून बोते ही मिरर में देखने लगी और वही हसरत की घूरती नजर उस पे ही थी। जुनून ये देखकर हड़बड़ा गई और कार से बाहर निकल गई। जुनून अंदर ही अंदर कांपते हुए गेट के पास पहुंच गई। वहीं गेट के पास खड़े कुछ बॉडीगार्ड्स जुनून को देखकर एक बॉडीगार्ड ने कहा, हे लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जुनून घबरा गई और बिना सोचे कुछ भी बोलते हुए कहती है, मैं निहाल नागवंशी से मिलने आई हूँ। मैं उन्हें जानती हूँ, वो बहुत हैंडसम है, उनकी बॉडी बहुत मस्त है, और अगर आप लोग मुझे जाने देते तो मैं नेहू से मिल लेती। वही बॉडीगार्ड्स उसकी बातें सुनकर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि नागवंशी को लड़कियों का बहुत शौक था, इसलिए कभी कभी वो अपने विला भी लाया करता था। तभी एक बॉडीगार्ड ने कहा, क्या हमें इस लड़की को जाने देना चाहिए? क्योंकि हमारे बॉस कई दिन से न कहीं गए हैं और न ही किसी लड़की को अपने विला लाए हैं, इसलिए हो सकता है उन्होंने ही इस लड़की को बुलाया हो। उसी पल एक बॉडीगार्ड जुनून को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें हमारे बॉस ने बुलाया है? जुनून बिना सोचे समझे अपना सिर हाँ में हिला दिया। जुनून की हाँ देखकर बॉडीगार्ड्स ने गेट खोल दिया और वही जुनून गेट खिलते ही अंदर जाने लगी। और वही एक बॉडीगार्ड की जुनून पर शक था, इसलिए उसने निहाल को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया और कहा, बॉस आपसे एक लड़की मिलने आई है। और वही निहाल लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था। बॉडीगार्ड की बात सुनकर लैपटॉप में सीसीटीवी ऑन करके देखने लगा। निहाल सीसीटीवी कैमरा से ग्राउंड में देखने लगा, जहां एक खूबसूरत लड़की ग्राउंड में विला की तरफ बढ़ रही थी। जुनून को देखकर निहाल की नीयत खिसक गई और मुस्कुराते हुए बॉडीगार्ड से कहा, उसे अंदर आने दो। तभी निहाल की नजर विला के सामने कुछ दूरी पर पड़ी, जहां एक ब्लू कार खड़ी थी।
उसे कार को देखते ही गुस्से में बॉडीगार्ड से कहा, उसे लड़की को मार दो, वो लड़की एक चाल है। जुनून लगभग विला के पास पहुंच चुकी थी। वही हसरत कार में बैठे जुनून को देख रहा था। उसे नहीं लगा था कि जुनून गेट को पार भी कर पाएगी। तभी उसकी नजर एक बॉडीगार्ड पर पड़ी और उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसी पल बॉडीगार्ड चिल्लाते हुए कहा, वो लड़की बॉस को मारने आई है और बॉस का ऑर्डर है उस लड़की को मार दो। उस बॉडीगार्ड की बात सुनते ही बॉडीगार्ड्स ने जुनून पर गोलियां चला दी और वही उनकी बात सुनते ही जुनून अपने जगह पर ही जम गई और जुनून को गोली लगने ही वाली थी। तभी हसरत गेट को तोड़कर जुनून के सामने आ गया, जिससे वो गोलियां उस कार पर लग गई। हसरत कार को एक ही जगह पर घूमते ही कार का गेट खोल दिया और जुनून को कार के अंदर खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और सब पर फायरिंग शुरू कर दिया और वो सब कुछ ही मिनटों में एक एक करके धराशायी हो गए। और वही निहाल सीसीटीवी कैमरे में ये सब देख रहा था। तभी हसरत कार से उतरते ही विला के दरवाजे को तोड़कर दमदार तरीके से निहाल के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। निहाल तिरछी स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे और अपने साथ में इतनी खूबसूरत लड़की को भी लेकर आओगे, पर कुछ भी कहो, तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड से ज्यादा ये लड़की बहुत खूबसूरत है। वही जुनून हसरत के पास सदमे में खड़ी थी। हसरत का एक्शन देखकर जुनून अपना रिएक्शन ही उड़ गया था। निहाल जुनून को अजीब नजरों से घूरते हुए उसके पास आ गया और कहा, खूबसूरत लड़की, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं उतना दूंगा, बस तुम मेरे पास आ जाओ। तभी निहाल जुनून को टच करने ही वाला था कि उसी पल हसरत जुनून को अपनी तरफ खींच लिया और जिससे जुनून हसरत के गोद में बैठ गई। हसरत नॉर्मल वे में कहा, लगता है तुम्हारी अभी तक आदत गई नहीं है मेरी चीजों पर नजर डालना। निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारी चीज हमेशा की तरह अलग और बेहद खूबसूरत होती है तो मेरी नजर पड़ेगी ही। और हाँ, हम इतने सालों बाद मिले हैं तो इसलिए मैंने तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए कुछ प्रोफेशनल लोगों को बुलाया है। उसी पल हसरत सर्द आवाज में कहा, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें, पहले हम कुछ बातें तो कर लें। निहाल हसरत की बात सुनकर उसके होठों पर एक अजीब से मुस्कुराहट आ गई और कहा, हाँ, क्यों ना हम अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं और उसे दोबारा रिपीट भी करते हैं, बहुत मजा आएगा। और तुम्हें तो याद ही होगा वो दिन जिस दिन मैं और वो तुम्हारी पैसे की भूखी गर्लफ्रेंड नताशा, हम दोनों एक साथ मजे करते हुए तुमने देख लिया था और तुम्हारा उस दिन रिएक्शन देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। निहाल उसे आगे कुछ बोल पाता उसे पहले हसरत ने उसके चेहरे पर मुक्का बरसाना शुरू कर दिया। निहाल की बात सुनकर हसरत मानो पागल हो गया था। हसरत उसे ऐसे मार रहा था कि उसे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वही वीएन और एजे विला में आ चुके थे और लिविंग रूम में खड़े सभी बॉडीगार्ड्स को मारना भी शुरू कर दिया था। वही जुनून जमीन पर पड़ी थी, क्योंकि जब हसरत निहाल को मारने के लिए आगे बढ़ा था तब जुनून उसके खोद में थी, जिसकी वजह से अचानक खड़े हो जाने से नीचे गिर गई थी। जुनून फर्श से उठते ही लिविंग रूम का भयानक सीन देखकर उसे चक्कर सा आने लगा था। वहीं तीनों बहुत क्रूएल्टी से सबको मारे जा रहे थे। तभी जुनून की नजर हसरत पर पड़ी, जो गुस्से में लगातार बेरहमी से पीटे जा रहा था और निहाल का चेहरा खून से पूरा भर चुका था। उसी पर हसरत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अब तुम्हें मेरा रिएक्शन कैसा लग रहा है? उस दिन तुम मुझसे बच गए थे, पर आज नहीं। लेकिन मैं तुम्हें जान से नहीं मरूंगा, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मरूंगा। हसरत उसे अधमरा कर दिया और उसे छोड़कर गुस्से में कहा, वीएन, इसे इतना टॉर्चर करो कि इसकी पूरी बॉडी की हड्डी टूट जाए, पर ये मारे ना, और इसे टॉर्चर करने के बाद इसे मारकर किसी नाले में फेंकवा देना। हसरत इतना बोलकर गुस्से में जुनून को अपने साथ लेकर चला गया। कार में बैठी जुनून हसरत के हाथों को देख रही थी। हसरत का हाथ खून से सना हुआ था। एल और हसरत के चेहरे पर अभी भी गुस्सा छाया हुआ था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, और वही जुनून का भी कुछ ऐसी ही हालत थी। कुछ दिन बाद सिंघनिया पैलेस। हसरत रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और वहीं हसरत के सामने उसके मॉम डैड बैठे थे, जो हसरत को ही घूरे जा रहे थे। हसरत की मॉम ने थोड़ा गुस्से में कहा, हसरत, तुम्हारी नजरों मेरी कोई इज्जत है या नहीं, जो तुम मेरे मुंह पर ही कॉल कट कर देते हो? हसरत की मॉम शीला सिंघानिया, जो देखने में अभी भी खूबसूरत है, पर उनके चेहरे पर कुछ अलग सा ही एटीट्यूड था। शीला की बात सुनकर हसरत के डैड ने बोला, अच्छा, तो आप इस छोटी सी बात पर आप हसरत का गुस्सा मुझ पर उतार रही थी, पर शीला जी, हमारा बेटा हसरत आप पर ही तो गया है, जो अपने ही बातों पर अड़े रहता है। हसरत के डैड अधिराज सिंघानिया, जो दिखने में फिट और हैंडसम थे, वही शीला अधिराज को घूरते हुए बोली, आप चुप रहिए, मैं हसरत से बात कर रही ही ना। शीला हसरत की तरफ देखते हुए बोली, हसरत, जेसिका एक अच्छी लड़की के साथ साथ एक सक्सेसफुल मॉडल भी है और तुम्हें पसंद भी करती है, और इसलिए मैंने तुम्हारी डेट उसके साथ फिक्स कर दी है और तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हसरत शीला की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। डेट की बात सुनकर गुस्से में बोला, देखिए मॉम, मैंने आपकी एक बात मानने के बदले मैंने आपसे एक शर्त रखी थी कि आप मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगी। तभी डाइनिंग टेबल के पास आते हुए किसी ने कहा, मॉम, क्यों ना आप भाई के बदले मुझे डेट पर भेज दें, क्योंकि भाई तो डेट पर जाने से रहे तो मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे डेट पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये कोई और नहीं अर्शी था जो हसरत का छोटा भाई और हसरत के बिल्कुल अपोजिट है, पर हसरत की तरफ काम पड़ने पर अपना गुस्सा दिखा देता था। शीला बोली, हाँ बेटा, तुम्हें लड़कियों से डेट करने से फुर्सत नहीं मिलती और हमारे हसरत बेटे को कम से। अर्शी डाइनिंग टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट करने लगा। तभी हसरत ने डाइनिंग टेबल की चेयर से उठाते हुए कोल्ड वॉइस में अर्शी से कहा, ऑफिस जल्दी पहुंच जाना, हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हसरत इतना बोलकर जाने लगा कि तभी शीला गुस्से में चिल्लाते हुए कही, मेरी बातों का अनसुना मत किया करो, तुम्हें डेट पर जाना ही पड़ेगा, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हजरत अपनी मॉम को अच्छे से जानता था कि उसकी मॉम जो भी बोलती थी वह जरूर करती थी, इसीलिए हसरत न चाहते हुए बोला, फाइन, अगर मैं बिजी न रहा तो आगे जानने के लिए सुनते रहिए। क्रूअल्टी ऑफ माई सीईओ। प्लीज प्लीज दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर बताइए। हसरत कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया और वही जुनून अभी ऑफिस के लिए निकल गई थी। वही जुनून कंपनी के बाहर पहुंच चुकी थी, पर उसे कंपनी के अंदर जाने में डर लग रहा था, क्योंकि उस दिन के बाद से हर रोज हसरत का भयानक और क्रुएल्टी वाला एक्शन देखना पड़ता था, इसलिए जुनून हसरत से बहुत डरती थी। तभी अचानक जुनून के दिमाग में कुछ आया और कंपनी के बाहर से ही जाने लगी। जैसे ही जुनून फुटपाथ पर पहुंची, वैसे ही उसकी नजर रोड की दूसरी साइड पर गई, जहां कुछ लोग खड़े थे। उन आदमियों को देखकर जुनून घबरा गई और अपने तेज कदमों से चलते हुए बोली, ये लोग यहाँ कैसे? मैं इन लोगों से इतने सालों तक छुप कर रहती थी ताकि मैं इन लोगों बच सकूं, और आज भी इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ। जुनून इतना बोलते ही और तेजी से चलने लगी, पर उन आदमियों ने जुनून को पहले ही देख लिया था और पीछा भी करने लगे थे। तभी जुनून उनको अपने पास आता देख भागने लगी। उसी पल उन आदमियों में से किसी ने कॉल करते हुए कहा, ठाकुर साहब, वो लड़की अभी भी जिंदा है, क्या हम उस लड़की को मार दें या उसे आपके पास लेकर आए? दूसरी साइड की बात सुनकर आदमियों से कहा, उस लड़की को किसी हाल में पकड़ो, ठाकुर सबको वो लड़की जिंदा चाहिए, क्योंकि जो काम कुछ साल पहले नहीं हो पाया था अब वो होगा। जुनून उसकी बात सुनकर और भी तेजी से भागने लगी। जैसे ही जुनून सिर घूमकर पीछे लगी, वैसे ही वो किसी स्पोर्ट्स कार से टकरा गई और वो जमीन पर गिर गई। उसी पल स्पोर्ट्स कार से एक शख्स बाहर निकाला। टुगेदर कैफे। ऋषि एक लड़की के साथ कैफे में बैठा था। ऋषि ने उस लड़की से कहा, भाई आज बहुत बिजी है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सके, इसलिए मैं आ गया। तभी ऋषि ने बात बदलते हुए कहा, जेसिका अग्रवाल, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जेसिका अजीब नजरों से देखते हुए बोली, नहीं, पर मैं तुम्हारे भाई हसरत को पसंद करती हूँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? ऋषि जेसिका की क्यों सुनकर उसकी आंखें गहरी ही गई और कहा, कुछ नहीं, अगर गलती से तुम्हारी मेरे भाई से हो शादी जाती है और मुझे कहीं से पता चलता कि तुम किसी के साथ मिलकर चीट कर रही हो तो मैं तुम्हें जान से मारूं। तभी ऋषि की आंखें एंट्रेंस पर गई और अपनी बात बदलते हुए कहा, मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड। ऋषि की निगाहें एंट्रेंस पर ही टिक गई, जहां से एक खूबसूरत लड़की आ रही थी। वो लड़की रूही थी। रूही अपने टेबल के पास आकर बैठ गई। रूही यहाँ किसी से मिलने आई थी। तभी ऋषि उसके पास आते ही बैठ गया और स्माइल करते हुए बोला, मुझे लगा था कि हम बहुत जल्द मिलेंगे, पर इतनी जल्दी मिलेंगे नहीं सोचा था, और हम मिल ही गए हैं तो जवाब भी दे दो। उस दिन बिना बोले ही चले गई थी। वही रूही हैरानी से उसे एक तक देखने लगी और बोली, तुम यहाँ कैसे, और तुम किस जवाब की बात कर रहे हो, मुझे याद नहीं है। ऋषि स्माइल करते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड बनने का। रूही उसकी बात सुनकर बोली, मुझे याद नहीं कि तुमने ऐसा कुछ कहा भी था। रूही बात बदलते हुए बोली, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। रूही वहां से निकलने ही वाली होती है कि उसका पैर दूसरे पैर में फंस गया और उसी वक्त जेसिका उसके सामने आ गई, जिसकी वजह से रूही उसके ऊपर गिर गई। वही वो सभी आदमी जुनून को पकड़ लिए और अपने साथ ले जाने लगे। वही जुनून घबरा रही थी और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं जाना है। तभी जुनून की नजर स्पोर्ट्स कार के पास गई जहां हसरत खड़ा था। जुनून उसे देखते ही चिल्लाई, सर मुझे बचा लीजिए, मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना। जुनून जानती थी कि हसरत उसे बचा सकता है, पर वही हसरत अपने स्पोर्ट्स कार के पास खड़ा अपने दोनों हाथ पैंट में डाले जुनून को ले जाता देख रहा था। उसी पल हसरत ने तिरछी स्माइल करते हुए जुनून से कहा, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला? जुनून उसकी बात सुनकर आंखें फाड़े देखने लगी और वही हसरत की बात सुनकर वो सभी आदमी हंसने लगे। और उन आदमियों में से एक आदमी ने जुनून का हाथ खींचते हुए हसरत का मजाक उड़ाकर कहा, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा, वो तो हमें देखते ही डर गया है और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि इतने लोगों से लड़ सके। उसने इतना ही बोला था कि तभी हसरत ने उसके मुंह पर एक जोरदार किक मार दिया, जिससे वो खड़े खड़े ही मुंह के बल रोड पर गिर गया और उसकी नाक और मुंह से खून बहने लगा। टुगेदर कैफे जेसिका रूही पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें ढंग से चलने नहीं आता, देखो तुमने मेरी फेवरेट और स्टाइलिश शर्ट की क्या हालत कर दिया है। जेसिका की शर्ट की बाहों के बाजुएं फट गई थी, जिससे उसका शर्ट शोल्डर कट में बदल गया था। जेसिका की बात सुनकर रूही का चेहरा फीका पड़ गया और बोली, मैंने कहा तो मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, बस मेरे पैर आपस में टकरा गए जिससे मैं तुम्हारे ऊपर गिर गई। जेसिका गुस्से में बोली, एक तो तुमने मेरी शर्ट फाड़ी और ऊपर से एटीट्यूड दिखा रही हो। हशीब वहीं खड़ा हंस रहा था। तभी वो बोला, मेरी फ्यूचर गर्लफ्रेंड ने कहा ना कि गलती से हुए है,
तो ये बात मान लो और देखो ना, तुम्हारी शर्त पहले से ज्यादा और भी स्टाइलिश लग रही है, तो तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए। जेसिका ने आरुषि पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जेसिका उसकी बात सुनकर तुरंत शांत हो गई और अपने इमेज को अच्छा दिखाने के लिए रूही से स्माइल करते हुए बोली, सॉरी, ये तो किसी के साथ हो सकता है, मैंने ही तुम्हें गलत समझा। वही रूही जेसिका के बदलते हुए बर्ताव को देखकर हैरान हो गई। जेसिका ऋषि से स्माइल करते हुए बोली, तुम अभी भी यहाँ हो और क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? काफी सुंदर है। अर्शी बोला, हाँ, ये मेरी इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड है और ये तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर रूही हैरानी से अर्शी को देखने लगी और उसे उसके पेट पर मारते हुए बोली, तुम ये क्या बोल रहे हो बेवकूफ? वही अर्शी की बात सुनकर जेसिका का मुंह बिगड़ गया था, फिर भी एक फीकी स्माइल करते हुए रूही से बोली, खूबसूरत तो है, वैसे तुम्हारे गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? शी रूही को देखते हुए बोला, जेसिका तुमसे तुम्हारा नाम पूछ रही है, उसे बताओ। रूही अर्शी को गुस्से में देखते हुए बोली, रूही। तभी जेसिका बोली, मैं चलती हूँ तो तुम दोनों एंजॉय करें। जेसिका इतना बोलकर चली गई। वही रूही अपनी आंखों को घुमाते हुए अर्शी को देखकर बिना कुछ बोले चली गई। अर्शी कैफे में खड़ा मुस्कुराते हुए बोला, रूही। वही हसरत गहरी आंखें करते हुए क्रियल्टी से कहा, तुम लोगों ने इतना बोलकर मेरे ईगो को हर्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वही सभी आदमी खौफ से जुनून को छोड़ कुछ कदम पीछे चले गए। तभी एक आदमी ने डर से कहा, अगर हम इस लड़की को नहीं ले गए तो ठाकुर साहब हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए पहले इस लड़के को मारो, फिर हम इस लड़की को अपने साथ लेकर जाएंगे। उस आदमी की बात सुनकर सभी आदमी हसरत को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। हसरत एक एविल स्माइल देते हुए आगे बढ़ने लगा और जुनून को दिखाते हुए बेरहमी से किसी का गर्दन, रीढ़ की हड्डियां तो किसी के हाथ पैर को बेरहमी से तोड़ रहा था। और वहीं जुनून ये सब देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कुछ ही देर बाद जुनून को कोई आवाज नहीं आई, इसलिए जुनून अपनी आंखें खोल देती है। तभी उसकी नजर उन सब पर गई जहां रोड पर पड़े दर्द से करा रहे थे। उसी पल हसरत अपनी स्पोर्ट्स कार को जुनून के सामने रोकते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, कार में बैठो। जुनून उसे हैरानी से देखने लगी। उसी पल हसरत ने फिर से कहा, क्या तुम उन लोगों के साथ जाना है? जुनून तुरंत बोली, नहीं। जुनून इतना बोलते ही कार में बैठ गई। जुनून कार में बैठे कुछ सोच रही थी। तभी हसरत ने पूछा, कौन थे वो लोग? क्या तुम उसे जानती थी? जुनून इसी चीज के बारे में सोच रही थी कि कहीं हसरत उन लोगों के बारे में पूछ न ले। उसी पल जुनून एक मासूम सा फेस बनाकर बोली, नहीं, मैं नहीं जानती कि वो कौन थे। हसरत जुनून के झूठ को समझ रहा था, पर फिर भी उसने इसके आगे कुछ नहीं पूछा और कंपनी के लिए निकल गए। और वही वो सब आदमी दर्द में कराह रहे थे। उन्हीं में से एक आदमी ठाकुर को फोन करते हुए कहा, ठाकुर साहब, वो लड़की हमारे हाथ से निकल गई। एक लड़के ने उस लड़की को हमसे बचाकर लेकर चला गया और वो लड़का बहुत भयानक था, पर मैंने उसकी आंखों में देखा है। वो लड़का उस लड़की को बचना चाहता था, पर उसके लिए प्यार नहीं था। पार्टी का दिन। रूही जुनून के घर पर ही इंतजार कर रही थी। तभी जुनून डोर खोलते हुए अंदर आ गई। रूही उसे देखते हुए बोली, जुनून तू आ गई। जुनून ने सिर हाँ में हिला दिया। रूही जुनून के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली, चल जल्दी, वरना हम लेट हो जाएंगे। जुनून बोली, हाँ हाँ चलती हूँ। वही हसरत घर जाने के लिए निकल चुका था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसके स्क्रीन पर वीएन फ्लैश हो रहा था। हसरत कॉल को पिक कर लिया। उसी पल दूसरे साइड से वीएन ने कहा, बॉस, वो किडनैपर्स और आपको मारने की कोशिश करने वाले दोनों अलग अलग थे, पर बॉस वो किडनैपर्स मिल गए हैं और वो आज एक ग्रैंड पार्टी में जाने वाले हैं। हसरत इतना सुनते ही उसने अपनी कार मोड़ा ली और बहुत स्पीड से चलाने लगा। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माय सीईओ। डांस टुनाइट होटल। वही पार्टी में सभी खूबसूरत मॉडल्स एक एक करके उस पार्टी में शामिल हो रही थी और कुछ मॉडल्स हैंडसम बॉयज भी थे। और वही सभी मॉडल्स आ चुकी थी, पर अभी तक जुनून और रूही नहीं आई थी। तभी एंट्रेंस पर लाइट स्पॉट हुई, जिससे पार्टी में मौजूद सभी लोग एंट्रेंस पर ही एकटक देखे जा रहे थे। वही एंट्रेंस पर जुनून और रूही खड़ी थी और वो दोनों आज सच में हद से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। उन दोनों ने ब्लैक कलर की ओन ऑफ शोल्डर बॉडी कोन ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें उनका खूबसूरत फिगर कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहा था। दोनों ने पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। दोनों उस पार्टी को देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि उस पार्टी को ग्रैंड तरीके से सजाया गया था। सभी लोग अपने हाथ में ड्रिंक लिए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पार्टी में मौजूद सभी लोग मॉडल्स को छोड़कर बस उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। वही जुनून और रूही को अपने ऊपर इतनी नजरें पड़ती देख दोनों को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सबकी नजरें बस उन पर ही थी। तभी जुनून ने रूही को साइड में ले जाते हुए बोली, यार, ये सब हमें इस तरह क्यों घूर रहे हैं? क्या हम दोनों इतने खूबसूरत हैं? जुनून ने इतना ही बोला था कि तभी दो हैंडसम मॉडल्स उनके पास आते हुए स्माइल करते हुए कहा, इफ यू डोंट माइंड, आप दोनों का कोई पार्टनर ना हो तो क्या आप दोनों हमें ज्वाइन करना पसंद करेंगी? रूही तुरंत जवाब देते हुए बोली, नहीं, हमें पार्टनर की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही काफी है। पर पूछने के लिए थैंक यू। वही डांस टुनाइट होटल के रूम में हसरत सोफे पर बैठे अपने हाथ में ड्रिंक का ग्लास लिए उसका सिप ले रहा था और उसके पीछे एजे और वीएन खड़े थे और उन तीनों के उसके सामने ही एक लड़का डर से उनके सामने फर्श पर पड़ा था और उस लड़के के साथ ही जमीन पर मरे पड़े थे।
तभी हसरत ने कोई रिएक्ट ना करते हुए कहा, तुम्हें 2 साल पुराना कुछ याद नहीं है तो ठीक है, अभी तुम्हें सब याद आ जाएगा। उसी पल वीएन ने अपने हाथ में फायर सिलेंडर लिए उस लड़के के पास बढ़ गया और उस लड़के के मुंह में जबरदस्ती फायर सिलेंडर का पाइप घुसा दिया और फिर सिलेंडर का बटन प्रेस करते हुए उस लड़के का नाक बंद कर दिया, जिससे उस लड़के के मुंह में गैस जाने लगी और वो लड़का लगातार उस गैस को निगलने की कोशिश करने लगा, पर वो ज्यादा देर तक उस गैस को सहन नहीं कर पाया और उसकी सांसें फूलने लगी और अब उसकी आंख भी दम घुटने की वजह से लाल पड़ने लगा था। हसरत ने वीएन को उसे छोड़ने का इशारा किया और वीएन हट गया और उसी पल हसरत ने अपने हाथ में लिए ड्रिंक को उस लड़के के मुंह पर फेंकते हुए बोला, अब तो तुम्हें याद आ ही गया होगा, तो चलो बताओ। उस लड़के ने अपना होश संभालते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, 2 साल पहले उस रात को वो रोड पर अकेली खड़ी थी और हमें इसी मौके का तलाश था और हमें मिल भी गया था, इसलिए हमने उसे वहीं से उठा लिया, पर आप कहीं से आ गए इसलिए हमने कार की स्पीड बढ़ा दी। तभी आपने हमारे कार के पहिए पर गोली चला दी, जिसकी वजह से कार की स्पीड धीमी हो गई थी। हम फिर भी नहीं रुके, पर हमारी कार अचानक ही बीच रोड में रुक गई और उसी वक्त किसी कार से टक्कर लग गई और समुद्र में गिर गई और मुझे तैरना आता था इसलिए मैं बच गया। हसरत ने गुस्से में बोला, पर तुमने उसे किडनैप क्यों किया? उस लड़के ने कहा, वो लड़की निहारिका हमारे कॉलेज में पढ़ती थी और मेरी नजर अचानक ही उस पर पड़ गई। वो लड़की मुझे खूबसूरत लगी और मैं कुछ दिन बाद मैंने पूरे कॉलेज के सामने उसे प्रपोज कर दिया, पर उसने सबके सामने मना कर दिया और मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती प्रपोज एक्सेप्ट करवाने की कोशिश की। इसलिए उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और मेरी पूरे कॉलेज के सामने इंसल्ट हो गई और मैंने भी बदला लेने के लिए उसे किडनैप कर लिया था। उसकी बात सुनकर हसरत जैसे गुस्से में पागल सा हो गया। हसरत सोफे से उठते ही सीधा उस लड़के का गला पकड़कर हवा में उठा दिया, जिसकी वजह से वो लड़का झटपटाने लगा और उसी पल हसरत ने उसे एक झटके में नीचे छोड़ दिया और गुस्से में बोला, इसे कब्र में जिंदा गाड़ दो। हसरत इतना बोलकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ वही स्टेज पर व्हाइट कलर की 3 पीस सूट पहने एक नौजवान शख्स स्टेज पर माइक ले खड़ा था। तभी उस शख्स ने स्माइल करते हुए बोला, I am Warren, the host of this grand party, so welcome you all to my party. हमारी पार्टी हर साल की तरह ही कुछ नया और कुछ मजेदार होगा, तो आज की शाम आप लोगों के पार्टनर के नाम। वरुण की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वही जुनून और रूही भी एक दूसरे को ही देख रही थी। तभी वरुण हंसते हुए बोला, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं हूं ना। तो आप लोग जब एंट्रेंस से आ रहे थे तब आप सबको एक बेच मिला होगा और उस पर नंबर लिखे होंगे, उसके अपोजिट नंबर वाला ही आपका पार्टनर होगा। जैसे किसी का 29 है तो उसका पार्टनर 92 होगा। वरुण ने आगे कहा, तो अपने पार्टनर को जल्दी ढूंढ लीजिए और डांस के लिए रेडी हो जाइए। वही सभी लोग अपने पार्टनर को ढूंढने लगे। वही जुनून और रूही दोनों नंबर को देखने लगी। जुनून का नंबर 57 था और रूही का 84 था। सभी के पार्टनर मिल चुके थे और सभी ने डांस करना भी शुरू कर दिया था और वही जुनून और रूही को ही उनके पार्टनर नहीं मिले थे। वरुण उनके पास आते हुए बोला, क्या आप दोनों का पार्टनर नहीं मिला? जुनून और रूही ने अपना सिर हाँ में हिला दी। तभी उसी वक्त हसरत उस पार्टी से गुजर रहा था। वरुण हसरत को अकेला देखकर उसे पकड़ लिया और जुनून के पास ले जाते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम दोनों का कोई पार्टनर नहीं है, तो क्यों ना तुम दोनों ही एक दूसरे के पार्टनर बन जाओ। वही जुनून हसरत को देखकर शॉक्ड हो गई और वही हसरत जुनून की खूबसूरती को ही देख रहा था। उसी पल जुनून बोली, नहीं मैं ठीक हूँ बिना पार्टनर के, और मेरी फ्रेंड भी तो अकेली है। उसकी बात सुनकर वरुण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसका पार्टनर मिल चुका है। जुनून ये सुनते ही अपने आजू बाजुओं में देखने लगी, पर रूही वहां नहीं थी। तभी वरुण ने जुनून के पीछे जाते हुए जुनून को थोड़ा धक्का दे दिया, जिससे जुनून हसरत के बाहों में चली गई और हसरत ने भी उसे संभाल लिया था। वरुण जाते हुए बोला, परफेक्ट कपल। तभी जुनून हसरत के बाहों से हटने लगी, पर हसरत ने जुनून को कमर से कस लिया और कपल डांस की पोजीशन बनाकर डांस करने लगा और बिना कोई एक्सप्रेशन के बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहीं जुनून उसे ही हैरानी से देख रही थी। उसने भी कदम से कदम मिलाना शुरू कर दिया था और बोली, जो आप करने आए हैं पार्टी। हसरत ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा, मैं यहाँ पार्टी करने नहीं, किसी को मारने आया था। हसरत की बात सुनकर जुनून को हैरानी नहीं हुई, क्यों हसरत का ये रोज का था। जुनून उसकी बात सुनकर कोई रिएक्ट न करते हुए बुदबुदाते हुए बोली, आपका तो ये रोज का काम है। सबको खाने की चाहत होती है, पर आपको मारने की चाहत होती है। जैसे आप किसी को मार नहीं रहे हो, बस रोज का रूटीन पूरा कर रहे हो। हसरत ने जुनून की बुदबुदाती आवाज सुन लिया था। उसी पल हसरत अपने और करीब खींचते हुए कहा, तुमने सही कहा, अब मुझे तुम्हें मारने की चाहत हो रही है। अगर इसके आगे कुछ बोली तो मैं यही इसी पार्टी में तुम्हें स्टेज के बीचों बीच शूट कर दूंगा, वरना चुपचाप बस डांस करो। जुनून उसकी बात सुनकर डर गई और वही रूही रश्मि के साथ डांस कर रही थी। जब जुनून वरुण से बात कर रही थी तब रश्मि ने ही रूही को अपने पास खींच लिया था। तभी रूही गुस्से में बोली, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अब ये मत कहना कि तुम यहाँ अपना जवाब लेने आए हो। रश्मि तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे पता है
तुम मेरी इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड बनोगी तो मुझे जवाब की जरूरत नहीं है। और मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ, वो तो मुझे एयरपोर्ट पर एक एंट्री पास मिल गया था जो शायद तुम्हारा था, और मैंने इसीलिए तो कहा था कि हम जल्दी मिलेंगे और इसी तरह मिलते रहेंगे। तभी रूही को याद आया कि तब वो उन लड़कों से लड़ रही थी, तब उसके बैग से एक एंट्री पास गिर गया था। उसी पर रूही हैरान होकर बोली, फाइटिंग टाइम। राशि हंसते हुए बोला, मेरी इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड तो काफी समझदार है। कुछ देर बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाने वाली नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। वो पल बहुत रोमांटिक लग रहा था और कुछ ही देर में गाना बंद हुए और पार्टी वरुण स्टेज पर आते हुए बोला, मैं इतने रोमांटिक कपल डांस खराब तो नहीं करना चाहता, पर इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए सभी फिर से अपने पोजीशन पर आ जाए। सभी लोग अपने पहले वाले पोजीशन में आने लगे और वही हसरत जुनून को एक तक देख रहा था, पर जुनून इधर उधर देख रही थी जैसे उसे हसरत के साथ डांस करने में कोई दिलचस्पी न हो। जुनून वरुण की बात सुनकर वो हसरत के बाहों से छूटकर जाने लगी कि अचानक ही उसकी हिल मुड़ गई और जुनून गिरने लगी। तभी जुनून खुद को बचने के लिए हसरत का कॉलर पकड़ लिया, जिससे जुनून बच तो गई थी, पर अचानक कॉलर पकड़ने की वजह से हसरत का सिर झुक गया था, जिससे हसरत का होंठ जुनून के होठों पर सट चुका था। उन दोनों के होंठ आपस में मिलते ही वो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। कुछ देर तक वो दोनों वैसे ही खड़े रहे। अगले ही पल वो दोनों होश में आ गए। उसी पल जुनून हड़बड़ाते हुए वहां से होटल के बाहर निकल गई और रूही को जल्दी से मैसेज करते हुए बोली, तू जल्दी से आजा, मैं तेरा होटल के बाहर वेट कर रही हूँ। वही रूही ने जुनून का मैसेज देख लिया था, पर रशी उसे जाने ही नहीं दे रहा था। वही जुनून रूही का वेट करते हुए कुछ देर हो चुके थे। जुनून होटल के बाहर अपनी नजरें इधर उधर घुमा रही थी कि तभी होटल के गार्डन के पास पड़ी, जहाँ कुछ लोग जुनून को ही ढूंढ रहे थे। वो वही गुंडे थे जो जुनून को अपने साथ ले जाने आए थे, पर उनके साथ कुछ नए लोग भी थे। जुनून उन आदमियों को देखकर डर गई और वो देखते ही एक कार के पीछे छिप गई और वही वो सब गुंडे जुनून को ही ढूंढ रहे थे। जुनून कार के पीछे बैठी थी। तभी जुनून को अपने सामने किसी का पैर दिखाई दिया। जुनून डर गई और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। जुनून को लगा कि वो अब उन आदमियों से नहीं बचेगी। उसी पल जुनून के कानों में हसरत की आवाज पड़ी। जुनून एकदम से अपनी आंखें खोलकर देखने लगी। वही हसरत उसके सामने बैठा था। तभी हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, तो तुम मुझे किस करने बाद तुम मेरे कार के बीच छिपी हो? हसरत गुस्से में आगे बोला, मुझे लगा ही था कि तुम इस पार्टी में बस अमीर लड़कों को फंसाने आई थी। जब तुम्हें कोई नहीं मिला तो तुमने मुझे जानबूझकर कर फंसाने के लिए मुझे पार्टी में किस कर लिया। पर तुम जैसी लड़कियां हसरत सिंघानिया को अपने खूबसूरती के जल में कभी नहीं फंसा सकती। जुनून जो हसरत को देखकर राहत की सांस ले रही थी, उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गई और बोली, मुझे कोई जरूरत नहीं है आप जैसे क्रूएल इंसान को फंसाने की और किस करने की। मुझे तो लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड इसी एटीट्यूड से आपको छोड़कर चली गई थी। अगर कोई भी जुनून के कैरेक्टर पर उंगली उठाई तो जुनून उसे बर्दाश्त नहीं करती थी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उसी पल जुनून को रियलाइज हुआ कि उसने अभी क्या बोला। तभी जुनून को वो दिन याद आया जब रोनित ने इसी तरह कुछ बोला था। तब हसरत उसे मार मार कर अधमरा कर दिया था और वही हसरत गुस्से में पूरी तरह से भड़क गया था। तभी हसरत ने जुनून का बाल पकड़कर उसे उठाते हुए कहा, इस बात को बोलकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। हसरत इतना बोलकर हसरत ने जुनून का बाल अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। वही जुनून हसरत को अपनी पूरी जोर लगाकर उसे धक्का देने लगी, पर हसरत पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसी पल हसरत ने जुनून के होठों को छोड़कर जुनून का बाल पकड़े ही उसे घसीटते हुए अपने कार में बैठा दिया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। और वही जुनून डर से कांप रही थी और उसके बालों को जोर से पकड़ने की वजह से उसे सिर में दर्द होने लगा था। तभी जुनून घबराई हुई आवाज में बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे छोड़ दीजिए। जुनून इतना बोलते ही कार से भागने की कोशिश करने लगती है। उसी वक्त हसरत जुनून को खींचकर अपने गले से टाई निकलते हुए जुनून के हाथों को बंध दिया और बोला, चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहो, वरना तुम्हारी सजा कहीं और नहीं इसी कार में दूंगा। हसरत कार को फुल स्पीड में चलते हुए कभी लेफ्ट तो कभी राइट में करके दूसरों की कार्स को ओवरटेक कर रहा था और वही जुनून ने अपनी आंखें पहले ही डर से बंद कर ली थी। उसी वक्त हसरत की नजर अपने मिरर में पड़ी, जहां 15 से भी ज्यादा गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी। तभी हसरत ने अपने रिस्ट वॉच की साइड में लगी एक बटन को दबा दिया, जिससे उस रिस्ट वॉच से एक रेड कलर की लाइट निकली और कुछ ही सेकंड्स में वो रेड लाइट ग्रीन लाइट में बदल गई। उस रिस्ट वॉच में ट्रैकर लगा था, जिसे आसानी से अपने लोकेशन को भेज सके। एपिसोड में लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।